हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न को, यानी बिहार दरोगा के लिए जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है अभी तक। तो प्रीवियस ईयर जो सेट आया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, यानी कि रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा जो प्रीवियस ईयर बुक का जो कलेक्शन आया है, उस बुक से आप प्रैक्टिस सेट नंबर आज 10 को देखने वाले हैं। इसमें आपको 2008 से लेके 2022 तक में जितने भी आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो ईएसआई का ही क्यों ना हो, प्री मेन सभी का जो है इसमें दिया गया है। आप स्टेनो एसआई का भी ले सकते हैं, सभी का जो है एग्ज़ाम इसमें हुआ था, वो सारे प्रैक्टिस सेट को इसमें कलेक्ट किया गया है। तो आज आप इसी बुक से देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। 9 तक आपका पिछले वीडियो में कंप्लीट हम करवा चुके थे। अगर जो लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और जाके आप लोग देख के, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं, और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट जो कि 24/12/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 24/4/2022 को, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है इसमें आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बता दें कि देखिए डिस्कशन हम पूरा देते हैं, पूरा मतलब कहें तो 99% डिस्कशन आपको हम दे देते हैं। 1% जो इसका लंबा डिस्कशन रहता है, मतलब 1-2 पेज का रहता है, तो उसे मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि जब आपको इसका स्टडी नोट्स मैं करवाऊंगी ना, तो उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं स्किप कर देती हूँ। और वीडियो जब 1.5 घंटा से ऊपर का हो जाता है ना, तो आप लोग देखना चाहते ही नहीं, आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, आभासी चपटापन प्रतीत होता है। इस घटना का जो मुख्य कारण है वो हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन की परिघटना का कारण है। हमारे वायुमंडल में अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, अपवर्तन के कारण ही, तथा वास्तविक सूर्यास्त के समय भी लगभग 2 मिनट बाद तक वो दिखाई देता रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है। और वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट का है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिकाएं चपटी प्रतीत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य शक्तियां और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि मित्र देश में कौन कौन से देश आ रहा था? ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा मित्र देश। चलिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। मित्र देशों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वर्ष 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की आड़ से जो है आ गई, युद्ध में शामिल हो गया। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश था। ये केंद्रीय शक्ति में शामिल देश था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है वो आपका स्थित है कहाँ पे? तो वो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध से जो लाभान्वित राज्य है वो उत्तराखंड है। टिहरी बांध से लाभान्वित राज्य। टिहरी बांध का उद्देश्य है जल विद्युत। क्या उद्देश्य है? जल विद्युत। अब कुछ स्थिति और उसके संगम को देखते हैं, कुछ बांध को। तो सबसे पहले हम विष्णु प्रयाग की बात करते हैं। विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार का, देखिए सब में अलकनंदा सब में कॉमन है, तो अलकनंदा को छोड़ दीजिए,
इसे भूल जाइए, भूलिए नहीं, दैट मीन्स याद रखिएगा कि अलकनंदा सब में आएगा, चाहे वो विष्णु प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो या देव प्रयाग हो, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखिएगा। विष्णु का धौली गंगा, विष्णु का धौली गंगा, कर्ण का पिंडार, रुद्र का मंदाकिनी, देव का भागीरथी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अगर किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो घटती रहती है। क्या होती है? घटती है। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक दैट मीन्स सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त कटोर यानी होल हो जाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। और ताप बढ़ने पर अर्धचालक की जो चालकता होती है बढ़ती है परंतु प्रतिरोधकता घटती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता घटेगी। तो आपसे प्रतिरोधकता पूछा गया था। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि कूट भाषा ब्रांच को EPDLFF लिखा जाएगा तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए इसे देखते हैं। बी से ई के बीच कितना का अंतर? 3 का अंतर। वही फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ R से P अपोजिट जाना है तो -2 का डिफरेंसेस, फिर +3 का, फिर +2 का, फिर +3 +2, इस तरीके से आपको बढ़ना है। आंसर आपका दिया हुआ है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर मैथ का प्रश्न है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतहें रंगीन हैं? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो 36 घन ऐसे होंगे जिसकी 2 सतहें रंगीन होंगी। n-2 को 12 से गुना कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे तो n-2 n कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो 5 - 2 को 12 से गुना कीजिएगा, 36 आंसर आपका आ जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने इसको किया था कि सबसे छोटी संख्या निकालने वाला। इसका आंसर आपका हो जाएगा 7/11। कैसे होगा देखिए, सभी का आप क्या कीजिएगा, सबका डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 7/11 का अगर डेसिमल निकालिएगा तो 0.636 आएगा, ठीक है। वहीं 5/7 का डेसिमल क्या आएगा? 5/7 का डेसिमल आपका आ जाएगा 0.714 और 3/4 का डेसिमल आएगा 0.750। 4/5 का डेसिमल 0.80 और डेसिमल के बाद जितना कम नंबर वो नंबर उतना बड़ा होता है। तो आंसर आपका एक करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो बनाया गया था वो बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को। किसे? कृष्णराज तृतीय को। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई थी। टीपू सुल्तान को शेर-ए-मसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान की पराजय मृत्यु के उपरांत विजयी अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बनाकर वहां 5 वर्षीय बालक वाडियार वंश का कृष्णराज तृतीय को सिंहासन पर बैठाया। कृष्णराज तृतीय वाडियार वंश का शासक था। 9 नंबर है क्वार्टराइज का रासायनिक नाम है। तो क्वार्टराइज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट, इसका रासायनिक फार्मूला होता है Na2SiO3। क्वार्टराइज सिलिकॉन का एक भाग है और ऑक्सीजन के दो उपभाग सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का एक यौगिक है। क्वार्टराइज सिलिका की अधिक प्रचुरता वाला खनिज पदार्थ है। इसका प्रयोग कई उद्योग में महत्वपूर्ण कांच, साधनशाला, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन मिश्र धातु इत्यादि में किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो होती है हमारे चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है। चौथी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण किया गया है। पहली अनुसूची जो है इसमें भारतीय संघ का संघटक 28 संघ एवं
28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची देखेंगे, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हंता के बारे में उपबंध है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। 540 के गुणनखंड की कुल संख्या है। कुछ नहीं करना है, आपको इसका एलसीएम की तरह गुणनखंड निकाल लेना है, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है, सबसे पहले 2 से लगाया 270 बार में, फिर 3 से 270 को लगाया 135 बार में, फिर 135 को 3 से लगाया 45 बार में, फिर 3 को 45 से लगाया 15 बार में, फिर 3 को लगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर ए 24। 12 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई। तो जालियांवाला बाग की घटना जो घटित हुई थी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को इसकी घटना हुई थी। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड और नेताओं यानी किचलू सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था और सभा स्थल में चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें से घिरा था, जो 2-4 फीट के दरवाजे के अलावा केवल 7.5 फीट चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। ये लोग रॉलेट एक्ट यानी काला कानून 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। 13 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र वर्ष 1971 में बना। ये प्रश्न आपसे 1/9/2012 के एग्जाम में भी पूछा गया था। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को प्राप्त हुई थी। इसकी आज़ादी से पहले यह देश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। दोस्तों, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। जर्मन चांदी तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। जर्मन चांदी जो है वो तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें लेड और टीन भी मौजूद होते हैं। मूल रूप से इसके चमकीले सफ़ेद रंग के कारण इसका नाम रखा गया था, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर आपका सी, एमाइलेज। एमाइलेज जो है दोस्तों मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं एमाइलेज का, तो एंजाइम के एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं और एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एमाइलेज जो होता है दोस्तों, एंजाइम काइम के शेष मंड यानी स्टार्च को घुलनशील संकरा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मंड जो है वो एमाइलेज से टूटकर माल्टोज का निर्माण करता है। 16 नंबर प्रश्न है आपका मैथ का कि 25% छूट दिए जाने पर राजा ने एक शर्ट खरीदी, 20 रुपया बचाया। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। मान लीजिए कि पहले शर्ट में उसको जो है छूट से पहले शर्ट का मूल्य 80 रुपया था, तब तो उसको 20 रुपया बच गया। अब छूट का परसेंटेज दिया है कि 25% उसको डिस्काउंट देता है, जिसमें उसको 20 रुपया बच जाता है। तो सबसे पहले हमको अंकित मूल्य नहीं मालूम है, तो मान लीजिए कि x रहा होगा, तो x का 25% बराबर आपको यहाँ पे 20 रुपया वो बोल रहा है। ठीक है, तो हमने उसको लिख दिया। अब x का वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा, 1/4 आया, उसको 80 से 80 रुपया अंकित मूल्य आपका आ जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रिकी मेथड दिया गया है, जैसे कि हम लोग ट्रिकी वाला ही ज़्यादा यूज करते हैं एग्जाम में। तो शर्ट का मूल्य 100 रुपया था, उसको 25% छूट दे दिया। 25% छूट दिया तो 20 रुपया बचाता है। तो 25 का परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 20 रुपया हुआ, यानी 1 रुपया बराबर 20 रुपया। तो शर्ट का क्रय मूल्य 20 × 4 कर दीजिए, 80 रुपया आंसर आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कोण थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण किसके साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है वो मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले
कोण के सामने वाली भुजा कर्ण जो होगी वो आपका टेन थीटा हो जाएगा। किसके साथ? टेन थीटा हो जाएगा। पहला का पहला ही हो जाएगा। उसके बाद पहला का पहला नहीं होगा, एक मिनट, एक का बी हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा। कोण थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण जो होगी वो साइन थीटा हो जाएगी, और कोण थीटा के आसन्न भुजा बटा कर्ण ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर, और कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कोण थीटा के आसन्न भुजा ये आपका जो हो जाएगा तीसरा का वो हो जाएगा आपका 8 टेन थीटा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक ये हमारा राइट एंगल बना। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये अगर हमारा यहाँ पे अगर राइट एंगल बनता है तो राइट एंगल जिस पे बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा। थीटा के सामने वाला जो कोण बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि लंब बनेगा, और नीचे वाला जिस पे ये टिका होता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, देख सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जया। जया जो है हमारे देश में धान की अर्धबामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है। धान की किस्म होती है जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांजी, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा सुगंध 5, माही सुगंधा, बाला और रत्ना। ये सभी गेहूं की किस्म है, धान की किस्म है। लेकिन गेहूं की किस्म में है कल्याण सोना, सोनालिका, राज 1377, अर्जुन, ये सभी आपका गेहूं की किस्में हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। तो इंटीग्रल कोच कारखाना जो है वो पेराम्बूर में है। पेराम्बूर, इसकी शुरुआत जो है ये कोच उत्पादन इकाई में से एक है जो तमिलनाडु के पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है, और इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था, पहले प्रधानमंत्री के द्वारा। बाद में 2 अक्टूबर 1962 को इसकी फर्निशिंग डिवीज़न का उद्घाटन किया गया, जिससे पूरी तरह से तैयार हुए डिब्बे का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। अगला प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो वो थे आपके एकमात्र चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे वो कार्यकाल 10 नवंबर से स्टार्ट हुआ था 1990 से 21 जून 1991 तक। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बनने वाले पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया। देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। वो पहले आपके मोरारजी देसाई थे, जो कि बॉम्बे यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका 24/3/1977 से 28/7/1979 तक था। सेकेंड हुए चौधरी चरण सिंह जो उत्तर प्रदेश के थे, और 28/7/1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल था। थर्ड हुए आपके वीवी सिंह जो कि उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, और ये जो हैं 1989 से 1990 तक कार्य किए थे। चौथे पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था। पांचवा आपका HD देवगौड़ा थे जो कि कर्नाटक के थे, और इनका कार्यकाल 1996 से 1997 था। एंड छठे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्यरत हैं। 21 नंबर प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टारपिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रोगाणुरोधक के रूप में। क्लोरोजाइलिनॉल और टारपिनॉल का मिश्रण रोगाणुरोधक होता है। रोगाणुरोधक यानी कि एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, कवक, परजीवी द्वारा एंटीमाइक्रोबियन दवाइयों जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइडियल और एंटीहेलेमेटिक्स जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है। क्लोरोजाइलिनॉल और टारपिनॉल के मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। 22 नंबर प्रश्न है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए।
बात करें अगर हम इस प्रश्न का, तो इसे इजीली आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसको 5 से गुना कर दीजिएगा। 1 मिनट। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमको आप पता नहीं है कि उनकी आयु क्या होगी, तो 3x है पिता का और पुत्र का है x, ठीक है। तो 3x प्लस x बराबर टोटल कितना दे दिया है, 147 दे दिया है। गुणनफल बताया है, उनकी आयु का गुणनफल जो है 147 है, ठीक है। अब आपको 3x इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, उसका वैल्यू 147 दिया है। तो x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 49, और 49 में स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 है। अब 5 वर्ष बाद बोला इनकी आयु क्या होगा, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकल गया है, तो यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 3x तो 7 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 13:6, आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो बैक्टीरिया आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस और अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है, और इसे निवेश द्रव में लाखों करोड़ों की जो है संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होते हैं, जो कि ताप पर कई गुना वृद्धि हो जाते हैं जो वहाँ के टेम्परेचर होता है, और इसके परिणाम स्वरूप दूध जो है दही में बदल जाता है। आप देखते होंगे कि घर में जब दही जमाया जाता है तो पुराने दही को थोड़ा सा उस दूध में डाला जाता है, वही बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। तो वो हो जाएगा आपका सुनहरा धान। सुनहरा धान जो है वो आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। ऐसे पादप जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिकता रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतुओं तथा जीवाणुओं की प्रकृति और खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएमए पौधे का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा जो है वो अजैव प्रतिबलों यानी ठंडा, सूखा, लवण, टेम्परेचर के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण है अजैव प्रतिबलों में। वहीं आपका रासायनिक पिरकनाशों पर कम निर्भरता करना पिरकनाशी प्रतिरोधी फसल होता है। कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होता है। पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि करने से होता है। खाद्य पदार्थ के पोषणिक स्तर में वृद्धि जैसे कि विटामिन ए समृद्ध धान यानी गोल्डन राइस में होता है। देखिए एनसीईआरटी के स्रोत के अकॉर्डिंग सर ने बताया है कि जो सुनहरा चावल होता है, जो गोल्डन राइस होता है, वो ओरिया सटैवा चावल की एक किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रोविटामिन ए उपलब्ध कराता है, जो जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है, और गोल्डन राइस का रंग हल्दी जैसा होता है। वहीं इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IRRI और उसके सहयोगी फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI परिसर में नियंत्रित वातावरण में गोल्डन राइस की सफलतापूर्वक खेती की गई है। फिलीपींस यानी एशिया में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है फिलीपींस। 25 नंबर प्रश्न है कि समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। चलिए सारिका की बात करते हैं। समीर ने कहा कि सारिका जो है मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो इसमें पुत्र बंधु यानी बहू हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला आप देखते हैं यहाँ पे बना हुआ है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है 26 नंबर। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है
और यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन में निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। और विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है वो मुंबई CST है, मुंबई CST। अगर हम दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें दोस्तों तो कोलकाता हो जाएगा। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में ही है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है। 28 नंबर है कि आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसके वजह से कमजोरी, थकान महसूस होता है और इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, थायमीन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन D जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स यानी बच्चों में, ऑस्टियोमालेशिया वयस्क में, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमालोशिया वयस्क में रोग होता है विटामिन D की कमी से। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है और इसकी कमी से एस्कर्बिक नामक रोग होता है। अगला प्रश्न आता है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है। वो 13 देश है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती। 13 देशों से होकर गुजरती है। 30 नंबर है कि भांगरा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भांगरा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। नदी कौन सी है? सतलज। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। जल विद्युत एवं सिंचाई इसकी उद्देश्य है और ये संसार का सबसे बड़ी ऊंचे गुरुत्व वाला बांध है जिसकी लंबाई 226 मीटर है। 31 है जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। इसे जो है गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और ये कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है यानी 829 फीट। औसत चौड़ाई 472 मीटर है और ये नोकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। 32 नंबर है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुनीस अल अरवा। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा है। जहां आरा बेगम साहिब शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी जिसके शीर्षक का नाम है मुनीस अल अरवा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक रिसलाह ए साहिबिया था जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का वर्णन किया है। 33 नंबर है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, फरवरी 1922 में। कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 34। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा भारत की सबसे असुरक्षित महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आता है आपका कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम फ्लोरोहाइड्रिक हाइड्रोनियम क्लोराइड है। ये जल में हाइड्रोजन का विलयन है। 36 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए
संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 24वां ऑप्शन नंबर इसका ए। 24th संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन में विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। ये जो है 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया और 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद को शक्ति में वृद्धि की। संसद संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। 37 देखिएगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में बहती है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी वर्ग भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा जाता है। उस वर्ग में परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वृद्धि कितनी की हो जाती है? 2% की वृद्धि हो जाती है। अब मान लीजिए कि अगर 2% की वृद्धि हो जाती है तो सबसे पहले अगर हम बात दें कि कोई वर्ग की भुजा मान लीजिए 100 सेंटीमीटर था, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो 2% की वृद्धि मतलब 100 में 2 की वृद्धि, तो 100 में 2 की वृद्धि मतलब 102, तो 102 को दूसरे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10 404। अब त्रुटि कितने का? जो एक इतना 10,000 का, तो इसमें से 10,000 माइनस कीजिएगा, 404 की वृद्धि हो जाती है। तो त्रुटि परसेंट निकालने के लिए आप आसान है, परसेंटेज में कन्वर्ट सभी लोग कर लेंगे, आंसर आपका ये आ जाएगा। या फिर A+B वाला जो आप लोग मेथड लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिकी मेथड, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पुंगा घाटी स्थित है। पुंगा घाटी स्थित है दोस्तों कहाँ पे? तो ये आपका चांगथांग घाटी लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्षेत्र का सबसे महान प्रकृति आश्चर्य में से एक है। इसके प्रचुर मात्रा में सल्फर, बोरेक्स और अन्य खनिज तत्व के भंडार के अलावा पुंगा घाटी अपनी कई गर्म झरनों और मिट्टी के पुलों के लिए लद्दाख में घूमने वाले स्थानों में से एक है। 40 प्रश्न आता है आपका कि कौन सा जनपद छुट्टी एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य की सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मगध। 6ठी और 4वीं शताब्दी में, छठी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 6ठी ना था, मैं छुट्टी पढ़ ली थी। 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मध्य मगध वर्तमान जो कि बिहार में है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है। तो बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता है, जमींदार, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता है गांवों से कर यानी लगान वसूली करता है। नेक्स्ट दीवान को देखेंगे, दीवान क्या होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 12 अगस्त 1765 को बंगाल की दीवान बनी और दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई। कंपनी को भूमि का प्रशासन करने, अपने राजस्व संसाधनों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। जोतदार क्या होता है? तो बंगाल में जोतदार गांव के अमीर किसान थे। गांव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाके में रहते थे, जोतदार गांव में रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़ा वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए जो है किए जाने वाले प्रयत्नों का वो घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदार अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत यानी किसान उन पर निर्भर रहते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। जब राजस्व भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर ही उन जमीनों को जो खरीद लेते थे और उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ समय पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर उन्हें गाटीदार या फिर मंडल कहलाते थे। जैसे कंपनी का राज्य की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो राज्य था वो जमींदार और अन्य गांवों पर नियंत्रण रखता था। जोतदार जमींदार जो है वो जोतदार पर वो करके मतलब क्या बोलते हैं धौंस जमाया रहता था या
क्योंकि ये रैयत जो होता था, रैयत आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, कि मतलब आप किसी को अपने अंदर रखते हैं, वो रैयत होता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी को आप ज़मीन दे दिए घर बसने के लिए, तो वो आपका रैयत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, काल रेखा देख लीजिए। 1765 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की 1765 में। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद 1793 में बंगाल में इस्तेदारी बंदोबस्त हुआ। 1800 के दशक में संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे 1800 के दशक में। फिर 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ। फिर 1820 के दशक में कृषि कीमत गिरने लगी और 1840 से 50 के दशक में बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार धीमी प्रक्रिया में हुई। 55 से 56 में संथालों की बगावत होती है। 61 में कपास में तेजी से शुभारंभ होता है और 75 में दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत की। ठीक है, एक था कोतवाल। कोतवाल क्या हुआ करता था, इसे समझ लीजिए। कोतवाल जो था वो अकबर के शासनकाल में साम्राज्य की कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा। सूबों के प्रशासक जो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे, सैनिक और राजनीतिक। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे कि बख्शी यानी सैनिक वेतन अधिकारी। सदर धार्मिक और धर्मार्थ के दिए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार सेना नायक और कोतवाल जो होता था वो नगर का पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर, मुर्रा नस्ल है। तो मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल भैंस की मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस का ज़्यादातर इस्तेमाल डेयरी में दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके दूध में फैट यानी वसा जो होता है वो 7 से 8% होता है और भैंस की इस नस्ल का ज़्यादातर इस्तेमाल पंजाब हरियाणा में अधिक किया जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की स्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, जुलाई 1946 में। और बात करते हैं कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे जो कैबिनेट मिशन का सचिव था, और थर्ड व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न आता है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? तो जरीवा, जरीवा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है। भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। पोलज, जिस पर की हर वर्ष खेती होती थी। परती, जब भूमि पर बुआई न करे उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता था, वह परती कहलाती थी। चांचर, जिसे 3-4 वर्ष के बिना बोए छोड़ दिया जाता था। और बंजर, यह 4-5 वर्ष तक या उससे भी अधिक समय तक बिना बोए पड़ी रहती थी, बिना मतलब खेती नहीं होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 22/7/2018 के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेमिनीनाथ जो थे वो जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे नेमिनीनाथ। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, 24वें। सड़क बीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी। BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। सड़क सीमा संगठन ने 7 मई 2019 को 59वां स्थापना दिवस यानी कि राइजिंग डे मनाया और 1960 में इसकी स्थापना के बाद यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता, सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया। 47 है, अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है वो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अगला डिस्कशन इसका देखते हैं, यहाँ पे इधर होगा।
अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है और अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित नगर है। ये जो शहर है धार्मिक महत्व भी, यहाँ अंकलेश्वर शहर धार्मिक महत्व भी है क्योंकि प्रसिद्ध श्री अंकलेश्वर तीर्थ आसपास के क्षेत्र में है और यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर, चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी है जिनमें भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ की 150 मीटर लंबी विशाल भूरी रंग की मूर्ति है। 48 है, अवध राज का अंतिम शासक था। तो अवध राज का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो वो था वजीद अली शाह। अवध राज का अंतिम शासक वजीद अली शाह था। वजीद अली शाह अवध राज का अंतिम शासक और वजीद अली शाह 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब थे। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लैम्डा है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर, तो गतिज ऊर्जा में क्या कह रहा है कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा k/9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? k/9। अब कैसे होगी इसे देखिए। वेग आपको क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है, ठीक है। वेग आपको v दिया हुआ है, फार्मूला आपको बता दिए 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब क्या करना है? m आपको यहाँ पे निकालना है, तो 2 लैम्डा आप कर लेंगे इसको, ये 2 लैम्डा यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v²। क्या हो जाएगा? v²। m बराबर ये आपका निकल के आ जाएगा। तो वेग बराबर आपका 2v/3 आएगा। जब ये निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है v/3, है ना, v/3 निकल के आ गया। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिए, आंसर आपका k/9 निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 में हुआ था। यह योजना जो है वो पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित था और यह योजना में अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग स्थापित हुए थे, जैसे भिलाई 1955 में सोवियत संघ के सहायता से, दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन की सहयोग से और राउरकेला 1959 में जर्मनी की सहयोग से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? वो केवल आपका जिंक हो जाएगा। जिंक केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। देखिए इस प्रश्न का भी यहाँ बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसका पॉसिबल नहीं है। देखिए कितना बड़ा हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख लिए, ये बस छोड़ दिया अब हम। 52 नंबर देखिएगा, 52 नंबर प्रश्न क्या है? 52 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है तो बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? सबसे पहले आप डायरेक्शन जानते होंगे और डायरेक्शन जानने से पहले हम आपको बता दें कि एक P बिंदु है, यहाँ मान लीजिए ये P बिंदु है। यहाँ से वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में क्या करता है? चलता है। उत्तर ऊपर हो जाएगा तो ऊपर दिशा में चला वो उत्तर में 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि वो दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है। अब इसका अगर हम दायां की बात करें तो इसका दायां कौन हो जाएगा? जो मेरा दायां हो वो उसका दायां हो जाएगा, ठीक है। तो वो इधर मुड़ गया, ठीक है, इधर मुड़ा, वो 15 किलोमीटर सफर तय करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो चलता है और पुनः फिर दाईं मुड़ जाता है। इधर से इसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर 10 किलोमीटर चलता है और वो Q बिंदु पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो आप पूछता है कि दूसरा मोड़ लेने के बाद वह वाहन किस दिशा में दौड़ रहा है? तो सिंपल सा आंसर दक्षिण दिशा में दौड़ रहा है। इस साइड कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इधर ऐसे ही दिया हुआ है क्या? देखिए सेम दिया हुआ है ना, दक्षिण इसका आंसर हो गया। 53 नंबर है कि 3 बिंदु के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? चलिए हम आपको बता दें। सबसे पहले इस टाइप के फिगर्स जिसको हम लोग बोलते हैं डाइस, ये अपोजिट एक दूसरे का देख लीजिए। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये 1 जो है किसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों? ये 2 का अपोजिट हो जाएगा। 1 2 का अपोजिट। अब आपसे पूछा गया है कि डाइस कैसा बनेगा। इसको जब फोल्ड कीजिएगा तो आपसे यही डाइस तो ही पूछा गया है ना,
क्वेश्चन एक बार फिर से मैं देखती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 बिंदु के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाएगा। हाँ, तो जब डाइस आप बनाइएगा तो उस पर बिंदु क्या आएगा, ये तो मैं आपको विपरीत पहले बता दी हूँ। अच्छा, आप इसको आप जब फोल्ड कीजिएगा तो 6 बिंदु होंगे। कितने? 6 बिंदु सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 54 नंबर है, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर नेक्स्ट है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो एक तो आपका सही है और 2 गलत है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 भी सही है। आंसर आपका आंसर आपका क्या सही होगा? बी सही होगा। 1 और 3 सही है। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और एक कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगला है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के हो जाएगा इसका इधर ऑप्शन है, सॉरी, असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में नामेरी टाइगर रिजर्व है। असम राज्य इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। पूर्वी हिमालय की तलहटी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, निम्नलिखित में शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए, हम आपको बता दें कि कोई भी आदमी बीमार पड़ेगा तब वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। तो सबसे पहले वो बीमार पड़ता है, ठीक है, उसको हम कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या करते हैं? डॉक्टर भर्ती कर लेते हैं। भर्ती करके उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं, फिर उसका निदान मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल आपका उत्तराखंड में है। भीमताल उत्तराखंड में है। नैनीताल और भीमताल उत्तराखंड में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हो। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 1/10 सीट हासिल होना चाहिए। 1/10। संसद नियमों के अनुसार लोकसभा के विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 10% अर्थात 55 सीटें होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में जो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा विपक्ष के नेता एक महत्वपूर्ण पद होता है और ये विभिन्न सरकारी कार्यालयों की नियुक्ति में शामिल होता है। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा कि एक आर्द्र यानी नम दिन की सुबह यदि कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें से रिसक कर निकलने लगती है। इस कारण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब के कारण। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटा जाता है तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसक कर निकलने लगती है। यह मूल दाब के कारण होती है। मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतकों में परिवहनित होते हैं और जो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है तथा जाइलम अंदर दाब बढ़ाता है और धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है कौन? जाइलम। यदि यही कारण है कि जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो उस दिन प्रातः काल के समय एक छोटा सा नरम तने वाले पौधे के तने को नीचे क्षैतिज दिशा में उसे अगर तीखे ब्लेड से काटने पर कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। यदि तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा दे तो वास्तव में स्राव की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रव के कारकों की संरचना जान सकते हैं। मूल की बात करें, मूल दाब प्रभाव रात और सुबह के समय भी देखा जा सकता है जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और इसके अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है और इस प्रकार
द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव कहलाता है, यानी गटेशन कहलाता है। चलिए इसको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं 60 नंबर। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। तो सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज जो था वो एक सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग था। दीवान ए विजारत विधि विभाग था। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग था। क्वेश्चन 61 देखिएगा। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, और सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र का है, सबसे छोटा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं। लक्षद्वीप जो है मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है लक्षद्वीप। इस द्वीप को लक्का द्वीप या फिर मिनिका या अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। ये 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। अगाती इसका एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। 62 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। IMF कर्मचारियों द्वारा एक सर्वेक्षण आमतौर पर वर्ष में 2 बार यानी जनवरी और जून के महीने में शुरू और अप्रैल अक्टूबर में परिणाम प्रकाशित होता है। अगर हम आपसे यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर किया गया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास और विकास बैंक के गठन की कल्पना भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 को कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान 190 सदस्य देश हैं। नवीनतम याद रखिएगा अंडोरा है नवीनतम, और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो हैं वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक हैं। इन्होंने क्रिस्टीन लागार्ड की जगह ली है। इसके प्रथम प्रबंधक निदेशक पूछे तो कैमिल गट्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जिम्मेदारियां क्या है, तो ये जो है मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, अपने सदस्य देशों की आर्थिक विकास के लिए व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाता है, सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना, और सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक हेल्प प्रदान करता है। साथ में बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना और कम करना इसका काम है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों का और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग प्रदान करता है। विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करता है। 63 देखिएगा, यह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपाद की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। दोस्तों, जिसमें एक आर्कटिक अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है तो उसे सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता, ऑप्शन नंबर बी। सहभोजिता जो होता है वह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि, न लाभ, कुछ नहीं होता है। आम की शाखा पर अधिपादप यानी एपीफाइट के रूप में उगने वाला आर्कटिक और हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और हेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्राचीन काल में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्राचीन काल में जंगलवासी को जाना जाता था किस नाम से, तो निषाद के नाम से।
प्राचीन भारत में जंगलवासी को निषाद के नाम से जानते थे। महाभारत के आदि प्रमंड से एक कहानी उद्धत है। ठीक है, ये कहानी मैं नहीं सुनाने वाली हूँ क्योंकि लंबा कहानी है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, 65 नंबर देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेवसा पास दर्रा स्थित है। तो डेवसा पास दर्रा जो है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमालय की पहाड़ियों से 5360 मीटर ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पादप का परागण एलर्जी कारक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पार्थेनियम के परागण एलर्जी के कारक है। परागण क्या होता है कि नर युग्मकविद प्रतिनिधित्व करता है हिबिस्कस यानी गुड़हल या फिर किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूने पर हमारे अंगुलियां में पीले रंग के पाउडर जैसे परागण मिलते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर परागण छिड़कर सूक्ष्मदर्शी को देखने पर पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां के परागण विन्यास, आकार, रंग, रूप, बनावट सब भिन्न दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक से ये पिक्चर लिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन 67, यहाँ पे रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब इतना डिस्कशन कौन करेगा। 67 नंबर प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का भाग आपका नहीं होगा, वो हो जाएगा चालनी नालिका। चालनी नालिका जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम की बात करें तो यह उत्तक पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है और इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है और ये वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम जंतु, जाइलम मृदुदंक हैं। इसे प्रायः काष्ठ भी कहते हैं और यह संवहनी उत्तक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं, जल खनिज लवणों का संवहन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेट्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम के जैसा ही ये पौधे की जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है। ये पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है और यह एक संचय उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम 4 तत्वों का बना होता है, चालनी, नालिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो हो जाएगा आंसर आपका पश्चिमी घाट। हमारे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व पश्चिमी घाट तो इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन पूर्वी हिमालय और पश्चिमी भारत के 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। वो क्या है देखिए, एक मिनट। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां अनेक लुप्त होती प्रजाति पाई जाती है और विश्व में कुल 36 जैव विविधता सक्रिय केंद्र है। अगला प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो करते हैं वो नायलॉन 6 के उपचार के लिए, निर्माण के लिए, नायलॉन 6 के निर्माण के लिए। नायलॉन 6 जो होता है यह कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च दाब पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नायलॉन 6 का उपयोग डोरियां, वस्त्रों और रस्सी के निर्माण में किया जाता है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये नायलॉन 6 क्या है। तो नायलॉन 6 जो है, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी नायलॉन 6 ही है, सॉरी यहाँ पे नायलॉन 6 जो है इसका विरंजन हेक्सामेथिलीन डायनेमीन एवं एपिडिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा किया जाता है। नायलॉन 6 में 6 का उपयोग सीटों, ब्रश के शुको और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न आता है 70 नंबर, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध आपका टेबल टेनिस से हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। तो हस्तिनापुर का उत्खनन जो है 1950 से 52 में भारतीय पुरातत्व के पितामह प्रोफेसर बीबी लाल ने हस्तिनापुर के एक टीले में उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया का अवतल लेंस का उपयोग करके, मानव आंख में अगर मायोपिया रोग है तो उसे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है।
अगर हमारे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लगता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। कुछ समय उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में जमीन पर बैठा था। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पहली बार वो खड़ा होने में कितना सेकेंड लगाता है? 15 सेकेंड लगाता है, ठीक है। दूसरी बार खड़ा होने में 11 लगाता है, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, 26 सेकेंड हुआ। तीसरी बार खड़ा होने में वो 11 + 15 26 सेकेंड का समय लेता है, तो चौथी बार खड़ा होने में लगा समय भी 26 बार ही होगा। और अभी आप देखेंगे तो 93 सेकेंड में से सभी को आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो 93 आ जाएगा। तो 4 बार जो है वो खड़ा होगा। देखिए 4 बार बना। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है? तो सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती वस्त्र हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता से पॉटरी, बर्तन, गहने, ताम्र, सीसा प्राप्त हुए हैं। निम्न श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कामेट जो है वो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कामेट हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। यह कुमाऊं हिमालय के उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। अद्वितीय संयोजन के लिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अनायमुडी, पालनी, कार्डमम पश्चिमी घाट के भाग हैं और कामेट पर्वत उत्तराखंड का। 76 देखिएगा कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। 21 अक्टूबर 2016 को इसका विलय होता है। ये विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर विलय किया गया था और 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति के द्वारा 1924 से 25 में अलग किया गया था। 77 नंबर प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नगलापुरम। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलापुरम उपनगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान शासक थे। बाबरनामा में विजयनगर शासक के कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। 78 है कि एक गैस जो COO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस क्या हो जाएगा? तो इसकी अगर हम बात करें, कोलरीन जो है, कोलरीन COO के साथ क्रिया करती है परंतु NaOH साथ नहीं करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। आंसर नंबर आपका 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पेज को चेंज करती हूँ, वेट। 80 नंबर देखिए कि एक निश्चित कूट यदि ब्रेन को स्टार, परसेंटेज, डिवाइड, हज और मल्टीप्लाई तथा TJER को इस तरह से लिखा जाता है तो कूट भाषा ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन सामने में है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। संविधान का भाग 5 आर्टिकल 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन है। 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए के लिए होती है। इसे हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वो महाभियोग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक धन का संरक्षक होता है।
यह केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति सीएजी के प्रतिवेदन को प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। सीएजी संसद के लोक लेखा समिति का मित्र कहलाता है। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 82। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेशम से। विश्व के रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन ने प्रारंभ किया था और रेशम उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। रेशम के कीड़े शहतूत, महुआ, साल, बेर, कुसुम और जो है कुसुम के अलावा कुसुम के वृक्षों की पत्तियों पर पाले जाते हैं। भारत रेशम की सभी किस्मों को उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। शहतूत रेशम कर्नाटक में, मूंगा रेशम असम में, इरी रेशम असम में, तसर रेशम झारखंड में। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक का स्थान पहला है। केंद्रीय ईरी अगर पूछा जाए कि केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान मेंदी पाथर मेघालय में है और केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो वो है आइकोर्निया कैसेपिज। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइकोर्निया कैसेपिज दुनिया का सबसे अधिक समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर की निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। बहुत बार इस प्रश्न को डिस्कस किए हैं, ईरान नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं 85 नंबर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। ये इसका जो प्रारंभ है उलमाओं को प्रसन्न करने के लिए सिजदा प्रथा और पाबोश को समाप्त करके उसके स्थान पर चहर तस्लीम की प्रथा शुरू किया गया। जमीन बोस की प्रथा भी शाहजहां द्वारा खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनचाही कर दी गई। 86 नंबर है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बौद्ध धर्म में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा पाली होता है। पाली। गौतम बुद्ध ने अपनी व्याख्यान और अपनी शिक्षा को पाली भाषा में प्रयोग किया। यह शिक्षित अर्थात पुजारी पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। पाली के साथ प्राकृत इस समय अवधि के दौरान आम जनता की भाषा थी। त्रिपिटक पाली भाषा में थी। 87 नंबर क्वेश्चन है 14 घंटे एक दिन कितना भाग होगा, तो 14 घंटे, इसमें आंसर 7/12 हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा एक दिन का भाग है, इसे डिवाइड कीजिएगा 7/12। अनुचुंबक पदार्थ है, तो अनुचुंबक पदार्थ जो होगा चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होगा। अनुचुंबक वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दे, अर्थात वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हो। ऐसे पदार्थ जो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबक कहते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो सकिंसा स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी। सकिंसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। सकिंसा जो है ये भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले के पखाना रेलवे स्टेशन के 7 मील दूर काली नदी के तट पर स्थित है। बौद्ध धर्म स्थान है। इसका प्राचीन नाम सक्कांशय है। इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। 90 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो 1962 में इसको प्रकाशित किया गया था। रसेल कर्सन थे। रसेल कर्सन, ठीक है। यह जो है पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। यह 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुआ था। 91 नंबर है कि 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। यह झारखंड राज्य का सबसे प्रचलित बांधों में से एक बांध है। इस बांध का नाम आमतौर पर झुमरी तिलैया के साथ लिया जाता है। तिलैया बांध 21 फरवरी 1953 को बना दामोदर नदी में आने वाली विशालकाय बाढ़ को रोकने के लिए। बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है और इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है वो पद्मा के पास हजारीबाग झारखंड में है। 93 नंबर है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ,
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। 94 नंबर है, निम्नलिखित श्रेणी को अगला पद क्या आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका देख सकते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा पाउज करके। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। ये बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, 68 में 60-70 में पूछे, हाँ 67 बीपीएससी में पूछा गया था। कोडरमा के खनन जाना जाता है दोस्तों अभ्रक के लिए, अभ्रक के उत्पादन के लिए, झारखंड राज्य में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन है और उसके प्रावधान दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, पहला आपका 101वां संविधान संशोधन, ये जो है जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू। 102वां जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा से हो जाएगा, यहाँ पे 4। 103वां जो होगा वो आर्थिक रूप से कमजोर यानी 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का। और 104वां आपका हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो चौथा दिखेगा आपको यहाँ पे। 104वां का आपका हो जाएगा किसके लिए, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों से, ऑप्शन नंबर डी। डी का क्या हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। तो आपको सही बताना है कि क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 97 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका परिमाण समान रहता है, यह कथन सही नहीं है। सी, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिणाम दिशा समय के साथ बदलते हैं। यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य होती है। प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र साइकिल कहते हैं। 98 मैथ का प्रश्न है कि किसी दुकानदार को क्रमशः 5 मशीन का विक्रय 6435, 6855, 7230, 6927 और 6562 है। 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा, 4991। आंसर आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। 1990 से 71 ये महात्मा गांधी के लाइफ मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी में नाम से महात्मा गांधी की 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है कि रेंगूर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेंगूर मिट्टी जो है दोस्तों ये काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है और इस मिट्टी का ये जो है कपास उगाने के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। आंसर नंबर आपका 1 करेक्ट हो गया। तो आपका आज फाइनली 10 नंबर प्रैक्टिस सेट भी समाप्त हो गया। अब टोटल आपका 8 प्रैक्टिस सेट बचा है जो कि आपको रेगुलर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं मिले तो स्टडी आवर लाइव सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।